ये स्टोरी है 13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी POW जो कि कैंप है पाकिस्तान का। यही वो कैंप है जहाँ पे जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बना के रखा गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ से कोई बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है। दीवारों पर कटीले तार थे, हथियारबंद पाकिस्तानी जो थे वो बाहर खड़े हुए थे और जो इरादे थे, लेकिन जो भारतीय पायलट जो अंदर मौजूद थे, लेकिन उनके जो इरादे थे उनके इरादे उससे ज़्यादा दृढ़ थे, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए थे एक तरीके से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे में पाकिस्तान से आगे थी, लेकिन जो आसमानी हालात थे वो अपने इंडिया के अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास एक ऊंचा सा वॉच टावर बना हुआ था जो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था। वहाँ से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नज़र रख रही थी लगातार, और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी उसने की। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के जाबाज जो पायलट थे दिलीप पारुलकर, जो कि बहुत जाने माने पायलट माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे पायलट थे उस टाइम के, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। वो काफ़ी साहसी थे, अनुशासन और हिम्मत के लिए वो जाने जाते थे। उनको पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए जोखिम उठाना जरूरी था उस टाइम पे। तो 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई 7 फाइटर जेट था उनके पास, उसके साथ वो मिशन पर निकले। जैसे ही वो वॉच टावर पहुंचे तो पाकिस्तान के एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है उन्होंने जबरदस्त फायरिंग स्टार्ट कर दी और गोलियां सीधी जेट की तरफ आ रही थी। कुछ ही पलों में जो विमान था वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हालत बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना समय गंवाए और अपने आप को इजेक्ट कर लिया वहां से। उसकी तो जान बच गई, लेकिन किस्मत उन्हें दुश्मन के जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले ही घायल थे, तो दर्द से जूझते हुए वो खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास पाकिस्तानी लोग आ गए। उन्होंने वहां जमा हो गए और उन्हें उसको दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगे। देखते देखते लोगों ने उन्हें पीटना स्टार्ट कर दिया, उनका सामान छीन लिया। चोट और थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर बेहोश हो गए और थोड़ी सी देर हो जाती तो भारतीय जो पायलट था उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पाकिस्तानी सैनिक आए और उन्होंने उनको बोला कि इनको हमें जिंदा पकड़ना है, ये हमें जिंदा चाहिए ताकि हम इनसे और भी जानकारी हासिल कर सकें। तो उन्होंने दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकाल लिया और हिरासत में ले लिया। तो जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी कोठरी में, मतलब उन्हें एक तंग सी भरी कोठरी में बंद कर दिया गया और सामने एक पाकिस्तानी जो अधिकारी था वो खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल ले रखा था हाथ में। तो उन्होंने उनको पहले बोला कि आप आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाइए। अब आदमपुर एयरबेस जो है वो जो भारत का है वायुसेना का बहुत ही अहम ठिकाना था। तो पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना ही दिया। अब आप सोच रहे हो कि पारुलकर ने कैसे नक्शा बना दिया, तो ये भी एक पारुलकर की साहसी जो थी, साहस था, उसका एक परिचय था। तो उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारी को खुश कर दिया वो चीज़ देख के। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अधिकारी वापस आया और गुस्से में आया। तो असल में पता चला कि वो जो नक्शा उन्होंने बनाया था वह आदमपुर एयरबेस का नहीं था, वो मुंबई एयरपोर्ट का बना दिया था उन्होंने। तो गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी में एक पैर पर खड़े रहने की आदेश दिया। तो अगर पारुलकर बैठे तो उनको तुरंत गोली मार दी जाए, ये वहां के गार्ड को उन्होंने संदेश दे दिया था। लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। पूरी रात वो एक पैर पे खड़े रहे, लेकिन गार्ड ने बोला कि आप कुछ देर के लिए आप अपने पैर सीधे कर लीजिए, कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा, तो तब आप खड़े हो जाना। तो इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उस अंधेरी कोठरी में गुजारी।
लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद बाकी बंदियों के साथ उन्हें भी एक कैंप में डाल दिया गया, जहां भारतीय बंदी बनाए गए थे उससे पहले। तो ये था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी यही व्यवहार हुआ था जब पहले 1971 की वॉर हुई तब। सबने दर्द सहा, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था, क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरी थी। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे हमेशा। तो हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक नक्शा दिया और एक कैसेट प्लेयर दी। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी लिखेगी। तो अब 25 दिसंबर 1971 को कैंप की खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, तो भारत युद्ध जीत चुका है वहां पर। तो 93,000 सैनिक जो थे वो भारत ने कैद में ले लिए थे। तो कैंप में खुशी की जो लहर है वो दौड़ गई। सबको लगा कि अब जल्द ही अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने कहा था कि कैदियों की अदला बदली होएगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों लग जाएं, क्यों न हम खुद का ही रास्ता बनाएं। तो पहली बार किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वाले नहीं थे। उनके दिमाग में एक बीज पड़ चुका था, आज़ादी का बीज। यह बीज आने वाले महीने में ऐसी योजना बदलने वाला था जो रावलपिंडी की दीवारों को हिला देने वाला था। तो अब बात करते हैं 25 दिसंबर 1971 की बाद की। रावलपिंडी पीडब्ल्यूडी कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन 12 भारतीय पायलटों के लिए लड़ाई अभी काफी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंधुओं की अदला बदली जल्द होगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन कोई ठोस खबर नहीं आई। तो दिलीप पारुलकर को अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि सरकारों की बातचीत में बहुत समय लग रहा है। उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि बस इंतजार करते रहे। इसके लिए आज़ादी का मतलब था खुद पे दम पे निकलना। तो वो खुद के दम से इस जेल से निकलना चाहते थे। तो शुरुआत में जो उन्होंने एक अलग योजना सोची, जब रात को टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तब उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इससे पता चल सकता है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद में पारुलकर ने ये प्लान छोड़ दिया और समय बीतता गया, कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से कोई भी हलचल नहीं दिख रही थी। इस दौरान कैंप में फिर से मायूसी बढ़ने लगी। तब पारुलकर एक बार फिर अपने साथियों से बात की, तो 2 लोग उसमें आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया कि अगर किस्मत ने उन्हें मौका दिया तो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब शुरू होता है असली प्लान। अब सुनिए, सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद द्वारा दिए गए एटलस को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट किया। रात रात भर नक्शे देखते, रास्ते समझते, संभावनाएं तलाशते। प्लान साफ था। जेल से निकलने के बाद सीधा भारत पाकिस्तान बॉर्डर जाना बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि युद्ध के बाद वहां सुरक्षा बेहद सख्त थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और यहाँ से वो किसी तरह भारत पहुंचेंगे। अगला कदम सही सेल चुनना था। तो उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप के बाहरी दीवार के पास हो सबसे। जब गार्ड कम आते जाते हों, काफी निरीक्षण के बाद में उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पे। लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं पर पारुलकर की समझदारी काम आई। उनका व्यवहार जो था वो गार्डों के साथ काफी अच्छा था। तो धीरे धीरे उन्होंने सिपाहियों को जान पहचान हो गई, उसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और वही तीनों जो कैदी थे भारतीय, जो पायलट थे, वो उसमें 4 नंबर सेल में शिफ्ट हो गए। इस सेल से पहले एक और भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर चाटी भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो इन तीनों की मदद के लिए तैयार थे।
और यही मदद आगे चलकर बेहद अहम साबित होने वाली थी। अब असली चुनौती दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके तक साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची, एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम स्टार्ट करते। एक आदमी दीवार को देखता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार की निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता था। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि गार्ड ठीक से ना देख सकें। जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया काफी लंबी थी और इसका फायदा इन तीनों को मिला। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने बाहर से झांक कर देखा तो उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह जी बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने गया। उसी पल चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आए और चारों पायलटों को उन्होंने देखा तो उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया कि आपने क्या देखा, जब चारों पायलट सेल के अंदर ही हैं। दिन बीतते गए, हफ्तों महीनों बीत गए। दीवार ईंटों से सीमेंट निकाला जा रहा था, फिर इंचों को वैसे वैसे वापस लगा दिया जा रहा था। जैसे ही सीमेंट निकालते, ईंटों को वहीं की वहीं लगा दिया जा रहा था। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके बाद साथ ही उन्होंने भागने के बाद भी तैयारी शुरू कर दी। हर कैदी को हर महीने 57 रुपये मिलते थे। ईंटों को वैसे ही लगा देते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ड्राई फ्रूट्स, मिल्क और जरूरी सामान इकट्ठा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जेल से निकलने के बाद जिंदगी और कठिन होने वाली है। दिशा जानने के लिए उन्होंने कंपास चाहिए था। उन्होंने कैसेट प्लेयर का मैग्नेट और कपड़े सिलने वाली सुई का जुगाड़ू कंपास बनाया। पारुलकर को घर से जो कपड़े मिलते थे उनसे जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए, ताकि बाहर निकलने के बाद वो आम लोगों से घुल मिल सके। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें आसानी से निकल सकता था। आखिरी परत जो सिर्फ प्लास्टर था वो उन्होंने जानबूझकर छोड़ दी, ताकि भागने वाली रात को वो आसानी से तोड़ दिया जाए। अब जो रात थी वही आई, 13 अगस्त 1972 की रात, जो काफी बारिश भरी रात थी। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी महीनों से कर रहे थे। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट, कैंडेड मिल्क और जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे पास रखे थे। जाने से पहले उन्होंने विद्याधर सिंह चाटी को गले लगाया और वो सारी चीजें लेके अपने चल दिए। अब आखिरी कदम बाकी था। पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धीरे धीरे तोड़ा। बारिश की वजह से आवाज बाहर नहीं जा सकी। एक एक करके तीनों ने संकरी छेद से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा है। तीनों सीधे दीवार की तरफ भागे। कुछ कपड़ों को बांधकर उन्होंने रस्सी बनाई और ऊपर फेंका और दीवार से कटीले तार जो लगे हुए थे उनमें अटका दिया। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और फिर आखिर में हरीश सिंह जी दीवार फांदकर दूसरी तरफ उतर गए। अब वो जेल के बाहर थे, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टैंड की तरफ पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी, उन्होंने पेशावर जाने वाली बस में मिल गई। पूरी रात सफर करते हुए उन्होंने करीब 6 बजे वो पेशावर पहुंच गए। यहाँ उनका बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। अगर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता या मेडिकल चेक होता तो तुरंत पकड़े जाते। इसलिए तीनों ने खुद को क्रिश्चियन बताने का फैसला किया। पेशावर में उन्होंने एक और लोकल बस ली। सुबह करीब 9:30 पर लंडी कोटल पहुंचे। उधर सुबह 11 बजे रावलपिंडी के एक वार कैंप में अचानक हड़कंप मच गया कि तीनों जो भारतीय पायलट थे वो फरार हो गए। पाकिस्तानी गार्ड को पता चल गया था ये बात। जब गार्ड्स उस सेल में पहुंचे तो दीवार में बहुत बड़ा सुराख बना हुआ था, तो सभी पहचान गए कि किस तरह से वो जेल से भगे हैं। तो गार्ड गुस्से में तमतमा उठे। उन्हें लगा कि अगर सीनियर अफसरों को पता चल गया तो उनकी नौकरी पे सवाल आ सकता है।
तो अब गुस्से और डर से उन्होंने सोचा कि शंकर सिंह चाटी जिन्होंने इन तीनों की मदद की थी उन्हें गोली मार दी जाए। फिर सीनियर्स ने बताया कि चाटी भी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें मारना पड़ा। लेकिन सीनियर अफसरों को जल्दी से साफ जानकारी मिल गई कि असल में कितने कैदी भागे हैं। इसी वजह से गार्ड चाटी को मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। उधर जेल से दूर निकल चुके पायलटों की सबसे अगली जो चुनौती खड़ी थी उनके सामने, अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तोरखम बॉर्डर है वो पार करना था, जो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे था। दूरी कम थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने अपने पास मौजूद एटलस में देखा, तोरखम बॉर्डर के पास एक जगह दिखाई दी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। नक्शे के हिसाब से अगर वो पहुंच जाते तो वैसे तोरखम बॉर्डर जाना आसान हो सकता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नक्शा बहुत पुराना था और लंडी खाना जो रेलवे स्टेशन था वो 1932 में ही बंद हो चुका था। अब तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी ने पूछा कि लंडी खाना कैसे जाएं। ये सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी वहां आया और सख्त लहजे में पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। पारुलकर ने जवाब दिया कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर आए हैं, घूमने आए हैं। दुर्भाग्य से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसने कहा कि यह नाम कोई जगह नहीं है। भीड़ बढ़ने लगी। उस आदमी ने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो, अफगानिस्तान भाग रहे हो। ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा कि क्या हम आपको बंगाली लगते हैं, लेकिन शक और गहरा गया। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स का अफसर बताया, लेकिन तहसीलदार को भरोसा नहीं किया। आखिरी दाव खेलते हुए पारुलकर ने कहा, हमने अपने वतन के लिए खून बहाया है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो LDC है उस्मान हामिद से उससे मेरी बात करा दीजिए। तो पारुलकर को लगा इससे वो बच जाएंगे, लेकिन यही बात उनको सबसे गलती बन गई, उसकी सबसे बड़ी। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फोन किया, दिलीप से बात करवाई, दिलीप को बात करनी पड़ी। उसी पल उस्मान हामिद को समझ आ गया कि ये तीनों कैदी वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उस्मान हामिद ने तहसीलदार को फोन किया कि ये हमारे लोग हैं और जब तक मैं ना आऊं तब तक इन्हें वहीं सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले आया गया। उन्हें 30 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इनके बाद सभी भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर फैसलाबाद की जेल में भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय POW रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों का अदली बदली बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय जो युद्ध बंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान बाघा बॉर्डर पहुंचे, भारत लौटे, तो वहां के इंसानों में सैलाब उमड़ उठा। हजारों लोग तिरंगा लेकर आ गए थे। नारों की गूंज, सैनिकों की आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व था। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी, ये कहानी हौसले की कहानी थी। ये कहानी थी उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। और रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी शायद इन तीनों भारतीय पायलटों को याद कर रही होगी जो उनको चकमा देकर निकल गए। तो दोस्तों, ये थी 3 जाबाज भारतीय पायलटों की कहानी, जो कि पाकिस्तानी जो सबसे जो कड़क और कड़ी सुरक्षा वाली जेल है उसमें से भागे थे और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वापस अपने वतन बुला लिया। तो ये आपकी आज की कहानी है। और अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन है वो प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी अपनी जो कहानियां हैं वो आपके सामने पेश करता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।